नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ 15 क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिससे रिलेटेड हम स्टैटिक का पोर्शन कवर कर सकते हैं, तो स्टैटिक के पोर्शन को भी डिटेल्ड वे में कंप्लीट करते हैं एंड कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं। सेम ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। एंड अगर आप इस यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ गए तो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आप एलिमिनेट करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस डेली होती है एंड दोपहर 2:05 पर मैं इन्हें अपलोड कर देता हूँ। अभी तक डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 46 तक हमने 2014, 2015, 2016, 2017 एंड 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इतना टाइम इसमें इसलिए लग गया क्योंकि पहले हम 10 क्वेश्चंस रोज सॉल्व करते थे, बट क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड थी कि 10 से 15 कर दीजिए क्वेश्चंस को, इसलिए मैंने बढ़ा दिए, है ना। तो अब डे नंबर आज है 47। तो डे नंबर 47 में हम स्टार्ट करने वाले हैं 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। अब क्योंकि 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करें अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। बस एक बार मैं पेन चेंज कर लूं। देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगे तो वो स्पीड को, वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पर भी कर सकता है। अगर किसी ने स्टार्टिंग मिस कर दी है, स्किप कर दिया है, तो मैं बता दूं, अभी हम 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जहां हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 15 सेकंड्स दूंगा। 15 सेकंड्स आपके पास होंगे, आप स्टेटमेंट्स को पढ़िए। ठीक है, अपना आंसर मार्क करिए एंड उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ऐसा मैं इसीलिए करता हूँ, पहले भी आपको बता देता हूँ, पहले भी आपको बताया है बट फिर से बता देता हूँ कि मेरे लिए आसान हो जाता है आप लोगों को समझाना अगर आपने स्टेटमेंट्स पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन में जागीरदार और जमींदार के बीच में डिफरेंस बताया गया है। एक स्टेटमेंट तो आप वैसे ही गायब कर देंगे, यहां से एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है जमींदार कौन होते हैं। ठीक है, तो आपके पास है 15 सेकेंड्स, दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ जागीरदार और जमींदार में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद हम इस स्टेटमेंट पे आएंगे। ठीक है, मैंने आगे ऐड किया हुआ है, देखिए। अब यहाँ पे दिया गया है कि जागीरदार क्या है। ये एक्चुअल में देखो, जागीर का मतलब क्या होता है, जागीर का मतलब होता है लैंड, है ना। तो उसी हिसाब से बताया गया है, मुगल ऑफिशियल्स जिन्हें मनसबदार भी बोला जाता है, वो एक टेम्परेरी लैंड को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, जिसे जागीर बोला जाता है। अब क्या ये हेरिडेटरी होती है कि अगर किसी को जागीर मिल गई है तो अब उसके बेटे को भी जागीर मिलेगी, उसके बेटे को भी जागीर मिलेगी और ऐसे ही चलता जाएगा? नहीं, क्या होता है कि जागीर को चेंज किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, अगर कोई भी मनसबदार उस एरिया को अच्छे से, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रहा है या उस एरिया को अच्छे से वहां पर काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी टेम्परेरी नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? जागीर के बारे में। तो जब जागीर ही किसी के पास परमानेंट नहीं है तो जागीरदार क्या परमानेंट हो सकते हैं? नहीं, ये तो चेंज होते रहते हैं। ओके,
इनका काम क्या होता है, क्या पर्पस है एक जागीरदार बनाने का? ये एक्चुअल में कंपनसेशन होता है फॉर देयर सर्विस, जो भी वो मिलिट्री सर्विस या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या है कि डायरेक्टली सैलरी पे करने से अच्छा है कि उन्हें जगह दे दी जाती है, लैंड दे दी जाती है कि आप यहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर लीजिए और अपने घर का खर्चा और अपनी आर्मी का खर्चा निकाल लीजिए। ठीक है, तो इनके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं कि उस लैंड पे ये कौन कौन से राइट्स एंजॉय कर सकते हैं? रेवेन्यू राइट्स, ठीक है, बट ओनरशिप नहीं होती। मैंने क्या बताया, अगर ये अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो इन्हें, इनकी जगह किसी और को वो जागीर दे दी जाएगी, तो इनकी ओनरशिप नहीं होती है। ठीक है, जागीर आर ट्रांसफरेबल, किसी और को दे दी जाएगी अगर ये अपनी सर्विस ढंग से नहीं कर रहे तो। क्या क्या काम है इनके पास? रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, वहां उस एरिया में लॉ को मेंटेन करेंगे, ठीक है, और जो जब भी जरूरत पड़ेगी तो आर्मी प्रोवाइड करेंगे, ट्रूप्स प्रोवाइड करेंगे राजा को, ठीक है, जो भी रूलर है उस टाइम को उसको। जमींदार की बात करें, जमींदार तो आज भी आप देखते हैं ना, जमींदार तो आज भी हेरिडेटरी है कि अगर कोई बड़ा जमींदार है तो वो सारी जमीन उसके बेटे की है और फिर उसके बेटे से उसके बेटे पे जाएगी। तो ऑब्वियसली ये तो दे राइट्स है टू बी पास डाउन टू जनरेशंस, ठीक है, उस जमीन को आगे पास किया जा सकता है। ये एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे क्या बोला, इनके पास ओनरशिप नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, ये लैंड ओनर्स हैं। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, इनके पास कोई जमीन है, ठीक है, वहां पर लोगों को ये काम करवा रहे हैं, ठीक है, लोगों को काम करवा रहे हैं, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करके क्या किया जाता है, आगे रेवेन्यू पास किया जाता है। ये होते हैं जमींदार, इनके पास हेरिडेटरी राइट्स है, बिल्कुल है। क्या कर रहे हैं, ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं किसके लिए, स्टेट के लिए। अभी मैंने बताया ये लैंड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं, इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे बीच में बैठे, और यहां से कहां ले जाएंगे, जो भी ऊपर रूलर इन पर राज कर रहा है, ठीक है, उस तक ये क्या करेंगे, उस तक रेवेन्यू पहुंचाएंगे अपना कट रखने के बाद। ठीक है, अब वो फिक्स्ड भी हो सकता है कि आपको इतना रेवेन्यू देना है, और फिक्स्ड नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पे फिक्स्ड रेवेन्यू, ठीक है, मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट है जैसे अगर उस एरिया में, ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं, वो फिक्स्ड रेवेन्यू देंगे। अगर परमानेंट सेटलमेंट उस एरिया में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिक्स रेवेन्यू नहीं देंगे, जितना रेवेन्यू ऑन द स्पॉट वो मांगेंगे उतना रेवेन्यू देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, है ना। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। अब यहां पे लिखा गया, Jagirdars were holders of land assignments in lieu of their judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. अब एक बात बताओ मुझे, अगर जमींदार को यहां पे लिख दिया गया कि इनकी और कोई ड्यूटी ही नहीं है, आप देखो मैंने आपको क्या बोला है, क्वेश्चन आता है, आप देखो क्या उस पूरी स्टेटमेंट को किसी भी तरीके से वहां पर क्या एक्सट्रीम बनाया जा रहा है। अब ये बोल दिया गया कि कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है और टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कल को अगर कोई रूलर बोल दे कि नहीं आपको ये काम भी करना है और वहां पे जमींदार ने वो काम भी किया है, जैसे कोई बोल दिया जुडिशियल रिलेटेड कोई काम दे दिया, या फिर पुलिसिंग का कोई काम दे दिया कि आपको ये चीज भी चेक करनी है, तो उस टाइम पर तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ऐसी स्टेटमेंट जब भी हिस्ट्री से भी रिलेटेड कोई भी एक्सट्रीम बना दी जाए, पूरी तरीके से, पूरी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल वर्ड, मैं बोल रहा हूँ पूरी स्टेटमेंट को, उस टाइम पर आप क्या समझ जाएंगे, उस टाइम पर आप समझ जाएंगे कि वो स्टेटमेंट गलत है। अब यहां पे भी देखो, बोला जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ देयर जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। ठीक है, जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज तो है, साथ ही साथ इनके पास रेवेन्यू कलेक्शन की भी ड्यूटीज थी, है ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, और मैंने इसको इस वजह से गलत नहीं किया क्योंकि यहां पर ओनली नहीं लिखा कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज थी, रेवेन्यू की भी थी, बट ऐसा नहीं लिखा ना कि ओनली। तो हाँ ठीक है, ये दोनों करेक्ट है, बट हाँ ये गलत है कि कोई और ऑब्लिगेशन ही नहीं है जमींदार की, ऐसा तो नहीं है। आप हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार वर हेरिडेटरी, यहां क्या कर दिया इन्होंने, घुमा दिया, उल्टा कर दिया। जमींदार की हेरिडेटरी थी और जो जागीरदार थे उनकी क्या थी, उनकी हेरिडेटरी नहीं थी। ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उल्टा कर दिया है, ठीक है, घुमा दिया है चीजों को, तो ये वैसे ही गलत हो गया। नीदर वन नॉट टू इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पे लिखा गया है कि लैंड रिफॉर्म से बात करी गई है इंडिपेंडेंट इंडिया में। थोड़ा सा ध्यान देना, कब? इंडिपेंडेंट इंडिया में, जब इंडिया 1947 की बात के बाद की बात चल रही है मेनली, ठीक है। तो इनमें से कौन सी चीज करेक्ट होगी, कौन सी चीज गलत होगी, ये आपको मुझे बताना है। यू हैव 15 सेकेंड्स, सोच लो, समझ लो, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं और उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है, मैं एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कौन सी इनमें से इनकरेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये बोला है, एक चीज और देखना, ये लैंड रिफॉर्म से आपको पता है लैंड जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है ना, स्टेट लिस्ट में आता है, तो उस चीज से समझने की कोशिश करना। बोला है द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। ऐसा नहीं था, देखो, सीलिंग लॉज जो थे वो डिपेंड कर रहे थे कि देखो, यूनियन ने एक लॉ बना दिया, अब उसको स्टेट में इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट की मर्जी है वो कैसे इंप्लीमेंट करे, ठीक है। क्या उसमें कुछ वो चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, वो उनकी मर्जी है। अब क्या हुआ कि यूनियन में जो लॉ बना था उसमें बोला था फैमिली होल्डिंग के बेसिस पे भी रख सकते हैं, इंडिविजुअल होल्डिंग के बेसिस पे भी रख सकते हैं। पहले क्या किया गया, इंडिविजुअल होल्डिंग के बेसिस पे किया गया, तो लोगों ने क्या किया, अगर इतनी बड़ी लैंड है ना और सीलिंग लिमिट कर दी कि इतनी रख सकते हैं, तो उन्होंने अपनी लैंड को चार में डिवाइड कर दिया, अपने मतलब कि फैमिली के जितने मेंबर्स थे उसमें डिवाइड कर दिया। अब उनकी लैंड छोटी हो गई, बट क्यूम्यूलेटिवली अभी भी उनकी लैंड तो उतनी बड़ी ही थी। तो क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स ने इंडिविजुअल होल्डिंग्स करी, कुछ ने फैमिली होल्डिंग्स करी। अब ये ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल होल्डिंग थी ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल दी लैंडलेस। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स को लाया गया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास लैंड नहीं थी और हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना था, उसके लिए आपको जो लैंडलेस लोग थे उन तक एग्रीकल्चरल लैंड को पहुंचाना था। इस वजह से इस लैंड रिफॉर्म को लाया गया। It resulted in the cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था और ना ही ऐसा हुआ था। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशन टू सीलिंग लिमिट, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई एग्जाम्पशन नहीं था। अब आपको इतने आसानी से ये चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है तो मुझे पता है, आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो तो आपको नहीं पता, इस वजह से मैंने आगे चीजें मेंशन करी है, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, हुआ क्या, एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था, अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप इस कमेटी को याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि अब जब एक बार लैंड रिफॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिया में पूछे गए हैं, तो लैंड रिफॉर्म में कौन सी कमेटी थी ये भी पूछा जाए, वो लैंड रिफॉर्म में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे वो भी पूछा जाए, भूदान मूवमेंट उससे जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है वो भी पूछा जाए, भूदान मूवमेंट है क्या क्या नहीं है वो भी उससे पूछा जाए। तो इस वजह से जब कोई भी चीज हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुकी है, तो हमें वो क्या करना है, हमें उसे डिटेल वे में पढ़ना है, ठीक है। और डिटेल वे में भी ये नहीं कि उसके ऊपर 5 5 10 10 पन्ने पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं, डिटेल्ड वे में भी उसका मतलब है कि आपने एक पेज पढ़ लिया उसके बारे में। समझे इस चीज को कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उससे रिलेटेड क्या है जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे
पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए एक कमेटी बिठाई जाती है जिसका नाम होता है जेसी कुमारप्पन। ठीक है, उनको अपॉइंट किया जाता है इस प्रॉब्लम ऑफ लैंड को सॉल्व करने के लिए। उस कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, बट मेनली आप देखेंगे कि पूरे के पूरे जो लैंड रिफॉर्म्स उसके बाद हुए उसके चार कंपोनेंट्स थे। तो अभी तक आपको क्या याद रखना है कि जेसी कुमारप्पन नाम से एक कमेटी बैठी थी इस काम के लिए। फिर चार कंपोनेंट्स आते हैं कि आप इंटरमीडिएटरीज को, अभी देखा था हमने इंटरमीडिएटरीज कौन थे, जमींदार, जमीन जमींदार्स। ठीक है, इन जमींदार्स को हटाओ भाई, क्योंकि यही क्या कर रहे हैं, यही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बहुत गंदी तरीके से। आपको पता है कि उस टाइम पर बहुत ही एक्सॉर्बिडेंट टैक्सेस हुआ करते थे। मतलब ये समझ लो 70% से 75% तक के आपको टैक्स देना है अपनी लैंड पे, ऐसे जमींदार ने बना रखे थे। तो ऑब्वियसली उनके पास, क्यों आज भी आप देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी जमीन है, उसके पीछे का रीजन यही है। ठीक है, जब वो पे नहीं कर पा रहे तो उनकी जमीन भी खुद रख ली, समझे इस चीज को। फिर उसके बाद आया टेनेंसी रिफॉर्म्स। ठीक है, कि टेनेंसी रिफॉर्म्स जो है उस जो टेनेंसी एक्ट है उसमें रिफॉर्म किया गया कि क्या कैसे कोई आप किराए पे चीजें दे सकते हैं, क्या उसके मतलब लॉज रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, क्या प्रोविजंस रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, उससे रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए गए। फिर उसके बाद देखो फिक्सिंग सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स। अब अपने जरा चौथी स्टेटमेंट पे आना कि नो एग्जेम्पशन, कि कोई एग्जेम्पशन ही नहीं दी गई सीलिंग लिमिट्स पे, ऐसा नहीं था। ठीक है, सीलिंग फिक्स्ड सीलिंग लाई गई थी पर उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा नहीं था। ओके, वैसे भी ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट मैंने कितनी बार बोला आपको गलत होती है। ठीक है, आप सोचो कि इतना बड़ा लॉ आ रहा है, उसमें क्या कोई एग्जेम्पशन ही नहीं होंगे, खुद ये तो दिमाग लगाने वाली बात है ना। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जब इतना सब आपने काम कर दिया, एबॉलिश कर दिया, टेनेंसी रिफॉर्म लिया, सबको लिया है, उसके बाद कैसे लोगों तक वो जमीन पहुंचानी है कंसोलिडेट करके, वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उससे रिलेटेड चौथा पॉइंट है, ये चौथा कंपोनेंट था। अब जब ये सारी चीजें आ गई उसके बाद बोला कि अगर फिर भी कोई इसमें रह गया है तो भूदान मूवमेंट लाई गई। भूदान मतलब, भू का मतलब होता है लैंड और दान का मतलब है दान कर देना, कि अगर आप खुद ही दान करना चाहें अपनी लैंड को तो आप दान कर सकते हैं। समझे इस चीज को। अब पहली चीज, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज मतलब जमींदार। ठीक है, तो एबॉलिशन ऑफ जमींदार सिस्टम, ये पहला इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन था, वाज द एबॉलिशन ऑफ जमींदार सिस्टम which removed the layer of intermediaries who stood between the cultivators and the state। अब देखो भाई, मैंने बोला ये स्टेट लिस्ट में आता है, तो फिर क्या हुआ कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर थे, वेस्ट बंगाल थे, इन्होंने लीगलाइज कर दिया एबॉलिशन को। ठीक है, बट बहुत सारी और स्टेट थी जिन्होंने इंटरमीडिएटरीज को अभी भी नहीं हटाया था एंड वर अलाउड टू रिटेन पोजेशन ऑफ लैंड्स अंडर देयर पर्सनल कल्टीवेशन विदाउट लिमिट बीइंग सेट। विदाउट लिमिट बीइंग सेट, ये याद रखना। ठीक है, तो यहां पर भी हमें एक्सेप्शन दिख गया, क्यों, क्योंकि यार स्टेट स्टेट के ऊपर है। फिर उसके बाद आए टेनेंसी रिफॉर्म्स। आफ्टर पासिंग आफ्टर पासिंग दी जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, द नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम वाज टेनेंसी रेगुलेशन। क्योंकि मैंने क्या बताया, बहुत ही एक्सॉर्बिडेंट रेट्स थे उस टाइम पर। द रेंट पेड बाय द टेनेंट्स ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज एक्सॉर्बिडेंट। ठीक है, बिटवीन 35 एंड 75% इतने तक भी मतलब कि उन्हें क्या करना पड़ रहा था, किराया देना पड़ रहा था। बट फिर ये टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए गए और जो रेट था, टेनेंसी रेट्स जो थे वो 20 से 25% तक रखे गए। ओके, फिर सीलिंग्स लगाई गई लैंड होल्डिंग्स पे। द थर्ड मेजर कैटेगरी ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉज वर द लैंड सीलिंग एक्ट। सिंपलर टर्म्स में बोले, द सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स रेफर टू लीगली स्टिपुलेटिंग द मैक्सिमम साइज बियॉन्ड नो इंडिविजुअल फार्मर और फार्म हाउस होल्ड कुड होल्ड एनी लैंड। ठीक है, कि एक लिमिट सेट करी गई, उससे ज्यादा लैंड कोई नहीं रख सकता। ओके, अब ये फैमिली ओरिएंटेड भी थी और इंडिविजुअल ओरिएंटेड भी थी, इसे चेंज किया जा रहा था टाइम टू टाइम और स्टेट टू स्टेट। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे लैंड रिफॉर्म्स करे गए इंडिपेंडेंट इंडिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब याद रखना, मुझे ऐसा लगता है कि वो कमेटी से रिलेटेड पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कौन कौन से कंपोनेंट थे। तो 4 कंपोनेंट थे, ये आपको याद रखने हैं। मैंने डीप में इसलिए समझा दिया है आपको, ताकि आपको थोड़ी बहुत चीजें अच्छे से पता चल चल जाए। नहीं तो सिर्फ 4 कंपोनेंट पढ़ के आपको पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। अब अगर कोई मेरी प्रीवियस ईयर पेपर्स की क्लासेस अच्छे से ले रहा होगा, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट दिस कि आप एटलीस्ट मुझे बताएं कि आपने क्लास पूरी देख ली। कमेंट सेक्शन में आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको 1 सेकंड लगेगा, आपको बस मुझे बताना है कि आज आपने क्लास ली है या नहीं ली है, लाइक एन अटेंडेंस। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, 1 सेकंड लगेगा, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जब एक क्वेश्चन आया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड, तब मैंने आपको उसमें की रिपोर्ट्स बताई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। उसमें आपको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट देखने को मिली थी। ठीक है, और जब मैंने एक क्वेश्चन आया था आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, तो जो भी उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनकी जो की रिपोर्ट्स है वो आप याद कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जाके रिपोर्ट्स याद करो, बट हाँ, जो की रिपोर्ट्स हैं वो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, जो टॉप 8 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी। ठीक है, तो ऐसे ही आज भी मैंने ये किया है, आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है, यूएनसीटीएडी के बारे में भी मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन किया है, वर्ल्ड बैंक के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन किया है, और इनकी की रिपोर्ट्स को ऐड किया। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, आ जाइए। तो प्लीज इनकी जो की रिपोर्ट्स है अब आप याद कर लेना, मैं फिर से बता रहा हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों उस टाइम पर, मैं शायद 2 साल पहले का पेपर था, 2016 या 17 का पेपर था, उसमें मैंने ये चीज बताई थी आपको। अब देखो, और देखो 2019 में पूछ लिया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की बात चल रही है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, उसमें आईएमएफ को स्टार्ट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, और यहीं पे वर्ल्ड बैंक को भी स्टार्ट किया गया था, उसे भी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ही स्टार्ट किया गया था 1944 में। आईएमएफ ऑपरेशनल हो गया 1945 से। इसका एम क्या है, क्यों आईएमएफ को बनाया गया? ये ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन को प्रमोट करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, ट्रेड को प्रमोट करता है, ये सब ग्लोबल लेवल की बात चल रही है। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ हो ऐसा बोलता है, और पॉवर्टी कम हो इसे भी प्रमोट करता है। अभी 2014 में जो लाइचेस्टेन है, थोड़ी सी यूरोपियन कंट्रीज का नाम कुछ कुछ ऐसा है कि बोला ही नहीं जाता। ओके, तो ये 2024 में आईएमएफ का पार्ट बना था, तो अब 191 कंट्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, इनकी जो की रिपोर्ट्स है वो है WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब मैंने इसे क्यों ऐड किया, देखो, जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आएगा, आपके दिमाग में आएगा WEF होगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ओ सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो याद रखना है, ये जो आउटलुक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, ना कि WEF की। फिर ऐसे ही ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया। ठीक है, फिस्कल मॉनिटर, ये भी किसका है, आईएमएफ का। अब वर्ल्ड बैंक का क्या एम है, क्यों उसे बनाया गया? ताकि पॉवर्टी को कम किया जा सके और बूस्ट करा जा सके शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब आपको पता है कि पहले ये वर्ल्ड बैंक, एज अ वर्ल्ड बैंक इसे स्टार्ट किया गया था, बट लेटर ऑन आफ्टर सम इयर्स ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाया गया। तो इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर 5 मेन इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जो है IBRD, IDA, IFC, मिगा, MIGA एंड ICSID। इन चारों का इंडिया मेंबर है, इंडिया इन चारों का मेंबर है, बट इसका मेंबर नहीं है, प्लीज याद रखना। इंडिया इन चारों ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इन चारों इंस्टीट्यूशन का मेंबर है, बट इसका नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में अच्छे से डिस्कस किया है,
कोई जब क्वेश्चन पर्टिकुलरली वर्ल्ड बैंक से फिर से आता है तो मैं फिर से ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल 189 कंट्रीज हैं जो किसका पार्ट है, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। इनकी की रिपोर्ट्स कौन सी है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। अब जब भी इकोनॉमिक वर्ड आता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं WEF तो नहीं होगा, बट याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट WBG, एक बारी में याद नहीं हो सकता। मैं आपकी बात बिल्कुल भली भांति तरीके से समझता हूं, पर बार बार पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी क्लियर करना कोई आसान बात तो है नहीं। ठीक है, लोगों को काफी साल लग जाते हैं, 4-4 साल तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, और उसमें कुछ गलत बात नहीं है। हाँ, चीजें हार्ड हैं, कुछ लोग जल्दी क्लिक कर जाते हैं, कुछ लोग लेट क्लिक करते हैं। ठीक है, बट जो मेहनत करता है, कॉन्टिन्यूस मेहनत करता है, उसका एग्जाम क्लियर होता है। तो आपको भी कॉन्टिन्यूस मेहनत करनी ही है। अब देखिए, अब आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, जिसकी इतनी देर से हम बात कर रहे हैं। ये स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, जिसका जो जेनेवा में बनाई गई थी, और 1971 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, क्या करता है, एम क्या है, एंगेज लीडर, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, अकेडमिशियंस हो, कोई भी हो, ठीक है, उनको साथ में लेके आता है टू शेप ग्लोबल एजेंडाज एंड इम्प्रूव द वर्ल्ड स्टेट। है ना, हम अपने इंडिया की बात करते हैं, लोग बाकी कंट्रीज की बात करते हैं, बट ये किसकी बात करता है, वर्ल्ड लेवल पे बात करता है कि इसको कैसे इंप्रूव किया जा सके। ओके, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों एंगेज होते हैं। मैंने बोला ना, जब एकेडमिशियंस होते हैं, मतलब कि एकेडमिक के लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली वो प्राइवेट सेक्टर के भी होंगे, पब्लिक सेक्टर के भी होंगे। बिजनेसमैन होंगे, वो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर के होंगे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे देखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी की रिपोर्ट्स कौन सी है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये तो यही पूछ ली गई है आपसे। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये पहले पूछा गया था जब मैंने आपको WEF के बारे में बताया था, और तब मैंने की रिपोर्ट्स बताई थी, तब ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है। ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ठीक है, ये 4 रिपोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको इसकी याद रखनी है। अब आते हैं UNCTAD, मतलब UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 1964 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। क्यों ये बनाया गया, टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। प्लीज याद रखना, अगर कभी एम आ गया ना UNCTAD का, वहां पे डेवलपिंग की जगह ये डेवलप्ड कर देंगे। प्लीज याद रखना, डेवलपिंग कंट्रीज है। अब ऑब्वियसली ट्रेड से रिलेटेड है, तो वहां पे डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे ट्रेड को बढ़ाया जा सके, है ना, और बढ़ाने के लिए कैसे असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके, उसका काम UNCTAD करते हैं। और इन्वेस्टमेंट हो गया, डेवलपमेंट इश्यूज से रिलेटेड हेल्प करना हो गया, और उनको, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको कैसे ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बनाया जा सके, कैसे उनको ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया जा सके, इसमें भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अभी तक 195 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकालते हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। आपको ये दोनों रिपोर्ट्स याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओहो, द चार्टर ऑफ 1813, पिछले साल के पेपर में ही, 2018 के ही पेपर में मैंने आपको ये डीप में पढ़ाया था। मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर ऑप्शन में चार्टर एक्ट 1813 दिया है, तो ये पक्का है कि वो पूछा जाएगा अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल। और देखो 2018 में ऑप्शंस में प्रोवाइड किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, और यहां पर अगले ही साल उसको क्या पूछ लिया गया, मेन क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया गया, उसके अंदर से मेन क्वेश्चन निकाल लिया गया। और ये मैंने आपको अच्छे से, जब ऑप्शंस में करवाया था तभी आपको पढ़ा दिया था। तो अब आई होप 2019 के पेपर में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। यू हैव 15 सेकेंड्स, सोच लीजिए, समझ लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन क्या सही है क्या गलत है।
चलिए, अब देखिए यहां पे लिखा गया है इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां पे बात करी जा रही है इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर बोला गया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये भी करेक्ट है। ये कब किया गया, ये 1833 में जो चार्टर्ड एक्ट आया था उससे ये चीज भी खत्म कर दी गई थी। बट 1813 में पूरा का पूरा इनका जो ट्रेड मोनोपोलियो से खत्म किया, बट टी में और ट्रेड विद चाइना में ये मोनोपोली खत्म नहीं की गई थी, तो ये एक्सेप्शन था, बिल्कुल सही बात है। इस एक्ट के बाद इट एजर्टेड द सोवर्जिनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि अब जो भी इंडियन टेरिटरी है वो क्राउन के नाम पर गवर्न करी जाएगी। ठीक है, ये भी एकदम बात सही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब क्राउन के नाम पे गवर्न करी जाएगी तो सोवर्जिनिटी किसकी आ गई, ब्रिटिश क्राउन की, बिल्कुल सही बात है। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो ये बात सच है, लेकिन ये चीज जो है ना, ये चीज जो है ये पहले ही ले आए थे। कौन से एक्ट से लाए थे, ये 1784 में ले आए थे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, उससे ही इस चीज को ले आए थे। तो हाँ, 1813 में ये एक्ट नहीं आया था। ओके, तो 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब अगर किसी ने 2018 का पेपर नहीं पढ़ा है, किसी ने यहाँ भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को लेके नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ना, क्योंकि हर दिन एक नया बच्चा जुड़ता है। ठीक है, अब वो बिल्कुल पिछली क्लासेस भी जाके पढ़ेगा पर उसको टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, हर बार एक क्वेश्चन के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि लेफ्ट आउट फील ना हो, है ना। अब देखो जरा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कब लाया गया, ऑब्वियसली 1813 में। किस नाम से आया, ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट 1813 के नाम से। इसमें क्या किया गया कि इसको रिन्यू किया गया, पिछले वाले एक्ट को रिन्यू किया गया 20 साल के लिए। इसलिए मैंने बोला कि अगली बार जब टी में मोनोपोली और ट्रेड विद चाइना के साथ मोनोपोली 20 साल बाद खत्म करी गई 1833 में। तो ये बोला गया 1833 तक अब यही एक्ट चलेगा जो इसमें लाया गया। ओके, अब ट्रेड एंड इकोनॉमी प्रोविजंस क्या थे, इन्होंने मोनोपोली खत्म कर दी इंडिया के ट्रेड में, बिल्कुल सही बात है। मतलब अब और भी लोग आके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। बट किसमें एक्सेप्शन क्या था कि ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी जो है वो सिर्फ कौन कर पाएगा, वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर पाएगी। ओके, तो ये एक्सेप्शन था चाइना के साथ ट्रेड करना और ट्रेड इन टी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन क्या था, कंपनी की जो टेरिटोरियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको उन्होंने कंटिन्यू रखा। जो कंपनी के टेरिटोरियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको कंटिन्यू रखा, बट एक चेंज ले आए कि ये काम आप पहले भी कर रहे थे अब भी करेंगे, पर अब जो काम होगा वो क्राउन के नाम पे होगा, कि क्राउन गवर्न कर रहा है। ओके, आगे आइए, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स ऐड करे हैं ना, ये आपको रिवाइज करवाएंगे चीजों को बार बार, कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उस पर्टिकुलर एक्ट के क्या थे क्या नहीं थे। ठीक है, पर बस इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर वो लास्ट पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने फिर आपको 1813 का एक्ट करवाया था, वो यही क्वेश्चन था कि पहली बार जो ऑफिशियल रिकॉग्निशन हुई थी फर्स्ट टाइम एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया की, वो इसी एक्ट से हुई थी, जब ये बोला गया था कि हम 1 लाख रुपीज पर ईयर देंगे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसमें 1 लाख रुपीज किस लिए दिए जाएंगे, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एनकरेजमेंट ऑफ लिटरेचर, रिवाइवल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन साइंसेज। बट प्रॉब्लम क्या हुई थी आप लोगों को पता है, कि ये नहीं सेट हुआ था कि मीडियम क्या होगा भाई साहब, क्या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में चीजों को पढ़ाया जाएगा या जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये हुई, तब क्वेश्चन आया, जो ओरिएंटलिस्ट थे और एंग्लिस्ट थे इन दोनों के बीच में झड़प हुई। अब ये अगले 10 साल तक सॉल्व भी नहीं हो पाया, फिर एक कमेटी को बिठाया गया, फिर 1823 में डिसाइड हुआ कि वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है उसमें चीजों को करवाया जाएगा। ओके, मतलब मेजरली जो मेजोरिटी ऑफ थिंग्स है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में करवाई जाएंगी। अब उसके बाद रिलीजियस पॉलिसीज में भी चेंज आया। पहले क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको एंटर नहीं करने दिया जा रहा था इंडिया में,
अब क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि आप एंटर कर सकते हैं इंडिया में, क्रिश्चियनिटी को प्रीच कर सकते हैं, मतलब बढ़ावा दे सकते हैं इंडिया के अंदर, और अपने ही पर्टिकुलर स्कूल एंड इंस्टीट्यूशंस को खोल सकते हैं इंडिया के अंदर। ओके, सिग्निफिकेंस क्या थी कि अब ये आप पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यहाँ पे सबको समझा दिया है, बट इस सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे लिमिटेशन क्या है, कोई क्लियर मैकेनिज्म नहीं था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर ओरिएंटल वर्सेस वेस्टर्न डिबेट होने लगा है ना, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। ओके, स्वदेशी मूवमेंट, ये भी हमने किया था बहुत ही डिटेल में, बट आज फिर से करेंगे क्योंकि काफी दिन हो गए हमने पढ़ा नहीं स्वदेशी मूवमेंट को। मैंने आपको क्या कहा है कि अगर कोई चीज पहले पूछी गई है तो ऐसा नहीं है वो फिर से नहीं आएगी, पर उसके स्टेटमेंट्स चेंज कर देंगे वो। जैसे स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम पे भी पूछा गया, बट उसकी जो स्टेटमेंट्स थी और अब जो स्टेटमेंट्स है वो डिफरेंट है। तो बट अगर आपने उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट को डीप एनालिसिस का कर लिया होता, डीप में स्वदेशी मूवमेंट को पढ़ लिया होता, तो ये टुच्ची सी चीजें, टुच्ची सी स्टेटमेंट्स आपके लिए करना क्या हो जाता, बहुत आसान हो जाता। तो फिर से आपके पास 15 सेकेंड्स है, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, छोटी ही स्टेटमेंट है ना, तो इसलिए 10 सेकेंड्स ही बहुत है आप लोगों के लिए। अब देखिए जरा, यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, है ना। उन स्टेटमेंट्स में पहली स्टेटमेंट क्या है कि इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिशंस, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ऐसा हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट में करी जा रही थी कि अपने देश की जो चीजें हैं उन्हें प्रमोट करो। अपनी देश की ही चीजें थी, इंडिजीनियस आर्टिशन, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, तो बिल्कुल इन्हें प्रमोट किया गया, इनके रिवाइवल पे बात करी गई। और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट में ये बातें भी आई कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बननी चाहिए। ठीक है, क्यों? ताकि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन है उसके ऊपर बात करी जा सके, तो ऑब्वियसली नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाएंगे। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो दोनों करेक्ट है। ठीक है, बट इतना सही नहीं पढ़ना, अब और अच्छे से पढ़ लो कि आगे फिर से आ गया तो आपको सब कुछ पता हो। स्वदेशी मूवमेंट, ये जो सेशंस है ना, आपको कैसे हेल्प करेंगे, जिन लोगों ने अ, चीज़ों को बार-बार पढ़ लिया है, अब लेकिन उनके पास ये है कि टाइम भी नहीं है, ठीक है? कि वो, और ना ही मन है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमने 3-4 बार चीज़ें पढ़ ली हैं, उसके बाद हमारा मन नहीं करता कि हम भाई फिर से उसी किताब को उठाएँ, फिर से पढ़ें। तो ये सेशंस उन्हें हेल्प करेंगे चीज़ों को रिवाइज़ करने में, इम्पोर्टेंट। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या, कैसे हेल्प करेंगे कि उनको इम्पोर्टेंट थीम समझ में आएगी कि अच्छा स्वदेशी मूवमेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब कि ये 1900s के बाद हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सॉल्ट मार्च से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट से, होम रूल लीग से, नॉन कॉपरेशन से, क्विट इंडिया मूवमेंट से, हर जगह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब 1900s के बाद वाली जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको उन चीजों में हेल्प करेगी। अब देखो जरा, यहाँ पे लिखा गया है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। 1905 से 1900 तक स्वदेशी मूवमेंट चली। सबको पता होता है 1905 पर स्टार्ट हुई, बहुत कम लोगों को पता है कि 1908 पे खत्म भी हो गई थी, है ना। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ऐसा कि खत्म कब हुई, शायद पीसीएस में किसी में पूछा गया, तो पता ही नहीं था आधो को कि यार स्टार्ट तो हुई थी जी, पढ़ा था, खत्म कब हो गई, है ना। तो ऐसा आपके साथ ना हो। अब इमीडिएट कॉज क्या था एक्चुअल में, कर्जन जो था उसने, ऐसे याद रखना, जो कर्जन था उसने कर्ज डाल दिया था बंगाल के ऊपर, उसका पार्टीशन करके। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो हुआ था, वो इसका इमीडिएट कॉज था कि स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया जा सके, किया गया। ओके, ये क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी एक। ठीक है, बोला गया इन्होंने कि इतना बड़ा एरिया है, हम एडमिनिस्ट्रेटिवली उसे अच्छे से उस पर काम नहीं कर पा रहे, हमें इसे भागों में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, असम भी अलग कर दिया, बिहार भी अलग, सॉरी उड़ीसा भी अलग कर दिया, बिहार भी अलग कर दिया। बट द थिंग वॉज, काम इनका ये था कि इधर मुस्लिम ज्यादा है ईस्टर्न साइड ऑफ बंगाल, एंड वेस्टर्न साइड ऑफ बंगाल में हिंदू ज्यादा है, इनको अलग करो। ठीक है,
ये उनका मेन मुद्दा था। अब उसके बाद स्वदेशी का मतलब क्या है कि अपनी जो इंडिजीनियस चीजें हैं, चाहे वो गुड्स हो या कोई भी काम हो, ठीक है, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, उसे प्रमोट करो, और जो फॉरेन गुड्स है उसे बॉयकॉट करो। इस पे मेनली एम्फेसाइज किया गया, प्रमोट किया गया सेल्फ रिलायंस को और नेशनल इकोनॉमिक रीजेनरेशन को। ठीक है, इसका लॉन्च और स्प्रेड से रिलेटेड क्या है कि लॉन्च कब किया गया? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? कैलकाटा टाउन हॉल से। कहाँ से? कैलकाटा टाउन हॉल से। क्या ये सिर्फ बंगाल तक सीमित था स्वदेशी मूवमेंट? हाँ, स्टार्ट जरूर हुआ था बंगाल में, बट लेटर इट स्प्रेड टू महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास एंड यूपी। तो प्लीज ये याद रखना, सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था। अगर स्टेटमेंट में लिखा जाए इट स्टार्टेड इन बंगाल तो एकदम ठीक बात है, बट आगे जाके फैल चुका था आगे की बहुत सारी स्टेट्स में। इसमें मेथड्स क्या थे कि आप वही जो यहाँ पे लिखा है कि बॉयकॉट करिए फॉरेन गुड्स को, इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करिए, जो भी लिकर शॉप्स हैं उनको तोड़ दीजिए, ऐसा भी शुरू हो रहा था काम। ओके, पिकेटिंग ऑफ शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स जो शॉप फॉरेन गुड्स बेच रही है उनको तोड़िए। उसके बाद पब्लिक बॉनफायर्स होंगी जिसमें फॉरेन क्लोथ को जलाया जाएगा। इसको प्रमोट नहीं कर रहे थे, इसको सपोर्ट नहीं किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये भी याद रखना, एक्सेप्शन भी है। ओके, मास मीटिंग करवाई गई, पोजेशंस एंड प्रोपोगंडा सेट किए गए, पैसिव रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट मेथड्स को यूज किया गया। याद रखना, नॉन वायलेंट मेथड्स। ओके, बट मैंने फिर से बताया कि हुआ ये था कि आपने अगर मूवीज भी देखी होंगी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे जो दारू के जितने ठेके वेके थे उनको भी तोड़ना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अब इन्होंने तो नॉन वायलेंट मेथड बोला था, बट सब एक तरीके से नहीं चलते, आपको पता है ना, सबके अपने अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ देयर इमोशंस होते हैं, है ना। तो इसलिए आप देखेंगे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट में बोला भी जाए कि ये नॉन वायलेंट मेथड्स यूज करने, सब कुछ यूज करने, बट कुछ लोग निकल आते हैं जिनको ऐसा लगता है नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, हमें तो मारना पीटना पड़ेगा, है ना। इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट की बात करें, ग्रोथ ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, है ना, कि यही बात करी गई थी फर्स्ट स्टेटमेंट में कि इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हो या जो हमारे लोकल क्राफ्ट है, ठीक है, लोकल लोकल आर्टिशंस है, उनको प्रमोट करना। ठीक है, चाहे वो जैसे कि कॉटन मिल्स हो गई, सोप, मैच, सिगरेट, पेपर इंडस्ट्रीज, इन सबको इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनीज। ठीक है, हुआ क्या था कि आपको पता है जैसे शिप्स वगैरह है उसमें जो थी बहुत सारी स्टीम नेविगेशन कंपनीज थी, उसमें सारी की सारी फॉरेन कंपनीज थी। तो उसमें बोला गया कि भाई यहाँ पर भी हमें इसमें भी घुसना पड़ेगा, इसमें भी अपनी एक अलग कंपनी खोलनी पड़ेगी। तो स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनीज को खोला गया, नेशनल बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज को खोला गया। ठीक है, इंक्रीज किया गया डिमांड फॉर इंडियन गुड्स को, कि जब फॉरेन क्लोथ को जला रहे तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगी इंडियन गुड्स के लिए, है ना। फिर उसके बाद ज्यादा नहीं है, बस यही एक पेज है। ओके, एजुकेशन में क्या रोल था, मुझे पता है चीजों को पढ़ना, आप देखते हैं इतना सारी चीजें, बट एक कहानी की तरह याद करिए। ठीक है, और मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, बिना मेहनत के तो किसी को कुछ नहीं मिला आज तक, है ना। बोला गया जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल से, क्योंकि गवर्नमेंट किसने कंट्रोल कर रखी थी? क्राउन ने। तो उन स्कूल्स को और उन कॉलेजेस को आप बॉयकॉट करिए, और इसी वजह से नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुला था। अब ये याद है, ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो था, वो इंस्टीट्यूशंस जो थे वो खुले थे। तो उसमें कौन कौन से थे? एक तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन खोली गई एजुकेशन सेक्टर में, एक बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया था। किसने खोला था? अरबिंदो घोष ने। प्लीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन पूछा है, तो बंगाल नेशनल कॉलेज किसने खोला था, ये भी पूछा जाएगा। लीडरशिप हमें मॉडरेट लीडर्स की भी देखने को मिली, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की भी देखने को मिली, तो दोनों यहाँ पे थे। अब ना, इस स्वदेशी मूवमेंट का खत्म होने का रीजन ही ये था कि इन्होंने स्टार्ट तो किया था साथ में, बट फिर ये अलग हो गए, सूरत स्प्लिट 1907 में, और जब ये अलग हुए तो फिर मूवमेंट भी धीरे धीरे खत्म हो गई। ओके, पार्टीशन की बात करें, स्टूडेंट्स ने भी पार्ट लिया था, विमेन ने भी पार्ट लिया था, लोअर मिडिल क्लास ने भी पार्ट लिया था। रेवोल्यूशनरी ट्रेंड में कौन कौन सी और कमिटीज खुली थी? अनुशीलन समिति खुली थी और जुगांतर ग्रुप खुला था। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का रिस्पांस, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रिस्पांस जैसे हमेशा रहता है कि बहुत ही रिप्रेसिव मेजर्स को यूज किया उन्होंने, अरेस्ट किया,
ठीक है, बैन लगाया पब्लिक मीटिंग्स पे, प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप छापो मत, इंटरनेशनली बेइज्जती हो रही है हमारी, है ना। और लोगों में भी क्या होता है, जब आप तक न्यूज़ पहुंचेगी, है ना, जैसे आज के टाइम पे आप देख लीजिए अरावली हिल्स का मुद्दा है, ठीक है, अगर आप तक मुझ तक ये न्यूज़ नहीं पहुंचती कि ऐसा हो रहा है और इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपके अंदर भी वो जोश नहीं आता कि हाँ यार हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए, हमें भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दिस इज रॉन्ग, है ना। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात करी जाए, जिसे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं, तो वो लाया गया था, बट इट वाज पार्टली टू कर्ब द एजिटेशन, ठीक है, कि इनको थोड़ा सा खुश करिए भाई, इनको लेके आइए। इसलिए उस टाइम पर मुस्लिम्स को अलग करने के लिए क्या किया गया कि उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि एक प्रोविजन लाया गया, ताकि मुस्लिम्स को तो थोड़ा शांत करो भाई, ठीक है, तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा से इनके लिए। अब उसके बाद डिक्लाइन कैसे हुआ, सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बताया कि स्प्लिट हो गया था, कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था 1907 में, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर उसके बाद वैसे ही जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो गए, तो चीज़ें और ज़्यादा क्या हो गई कि अब ठंडी पड़ गई। ओके, फिर और ऊपर से ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वहां पर बहुत ज़्यादा मतलब कि सीवियर रिप्रेशन देखने को मिल रहा था, बहुत ही कर्व करने की कोशिश कर रहे थे, है ना, हर मीन से, जो भी हो। लैक ऑफ सस्टेन्ड मास पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज, ठीक है, कि रूरल एरिया से ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिली, और मूवमेंट ग्रेजुअली डिक्लाइंड इन 1908 और फिर एंड हो गई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जा रही है और लीडर्स की बात करी जा रही है। देखिए, 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए, देखिए जरा, यहाँ पे बोला गया कि मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसके लीडर्स हैं। देखो, यहाँ पे जो लीडर्स दिए गए हैं और यहाँ पे जो मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आई एक्सपेक्ट कि आपको पता ही है। लेकिन आज जैसे इसी क्लास में आपको 15th क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें जो लीडर्स दिए गए हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट दे आर इम्पोर्टेंट, बट वो इतने फेमस नहीं है। तो क्या है कि हमें हो सकता है कि उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कट ऑफ जो है वो 50% से कम जाती है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होना चाहिए, फेमस भी लोग हैं यहाँ पे सारे, जैसे कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, यहाँ पे अगर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बी आर अम्बेडकर जी का नाम ले सकते थे, बट उन्होंने किसका नाम लिया, महात्मा गांधी जी का नाम, ठीक है, क्योंकि ये एकदम सही है ना। बट मैं बोल रहा हूँ अनटचेबिलिटी जहाँ पे आए, और आपको अगर आगे जाके बी आर अम्बेडकर जी का नाम दे दिया जाए, तो आपको समझना है कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी थी, क्योंकि पीसीएस का ये क्वेश्चन था जहाँ पे क्या किया गया था कि इसके आगे बी आर अम्बेडकर जी का नाम लिख दिया गया था, ठीक है, तो लोग वहां पे कंफ्यूज हो गए थे। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि इसको एस्टैब्लिश कब किया गया, इन 1932। ओके, अब मुझे बताओ 1932 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, जिसकी वजह से फिर इस लीग को खोलना लाजमी हो गया महात्मा गांधी जी के लिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा की बात करी जाए, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने ये स्टार्ट किया था यूपी में ही, ठीक है। तो ये यूपी में कहाँ स्टार्ट किया गया था, जो लखनऊ सेशन था उसमें इसे स्टार्ट किया गया था, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ, इन 1936, और ये सेशन कहाँ पे हुआ था, ऐसे लिख देता हूँ, इन लखनऊ सेशन।
ठीक है। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आपको पता है ये कहीं ना कहीं साउथ में हुई थी स्टार्ट, है ना। तो ये कहाँ पे हुई थी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये स्टार्ट हुई थी। ये कब स्टार्ट हुई थी, इन 1925। क्यों ये स्टार्ट करी गई थी, इसका रीजन पूछा जा सकता है। तो एक्चुअली इट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट, या ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली, अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इन सोसाइटी। इन सोसाइटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना ही इसके बारे में इंपॉर्टेंट था, तीनों ही चीजें करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। अब हड़प्पन साइट वाली बात आई तो मैं आपको बता देता हूं, आज से ही, टुडे ऑनवर्ड्स, अरे भाई साहब क्या स्पेलिंग लिखी है, टुडे वी विल स्टार्ट एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम जो है क्लास 12th की, आपको थीम 1 नाम से आपको दिख रही होगी वहाँ पे, कि एक बुक है जिसे हम कवर करने वाले हैं, जो एंशंट हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स उसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उस सेशन को लेना। हर हफ्ते हम 3 क्लास कंप्लीट करेंगे उसकी, और 3 क्लासेस में हम पूरा एक चैप्टर खत्म करेंगे। मतलब अगले 1 महीने में आपकी एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, अगर आप लोगों को एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप उस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, इधर पूछा है इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। तो आपको पता होगा, सोगौरा जो है, ये सोगौरा जो है, ये एक हड़प्पन साइट थोड़ी है, ये तो क्या है, एन अशोकन एरा कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ना, जिसे किस लैंग्वेज में लिखा गया है, रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, रिटन पूरा ही लिख देते चलो, रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, और स्क्रिप्ट कौन सी है, इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अब ये सारी चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब हम एंशियंट हिस्ट्री के सेशंस लेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, देसालपुर हो गया, कोट दिजी हो गया, चन्हू दारो हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, चन्हू दारो हो गया, ये सारे क्या है, ये सारी हड़प्पन साइट्स है। ओके, तो इनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जब आप सेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी जो साइट्स है, ये कहाँ पर है, कौन सी रिवर के साइड में है। ठीक है, तो आप उस सेशन को जरूर देखिएगा, वहां पे मैं इनको और अच्छे से समझाऊंगा आज। अब देखो जरा, अगला स्टेटमेंट, आप एक चीज देखना, यहीं पे सोगौरा के बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, मतलब अगले उसमें भी आपको ऑप्शन में दे दिया गया। बट अब आपको पता है कि रानी अशोका नाम से, या फिर जैसे किंग अशोका बोला जाता है, रानी अशोका का मतलब है किंग अशोका, ये कौन से स्टोन में या कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था, कहाँ पर ये हमें देखने को मिला था। तो सोगौरा के नाम में तो मैंने नहीं बताया आपको कि वहां पे है, तो कहाँ पे था, कंगना हल्ली में यह आपको देखने को मिला था, जिसमें, और ये एक लौता इंस्क्रिप्शन है जिसमें रानी अशोका की बात करी गई है, किंग अशोका की बात करी गई है। अब ये कहाँ कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, वो हम बात कर लेते हैं। देखो, बस इतना सही है, ज्यादा नहीं है। कानागना हल्ली जो है वो कहाँ पे है, कनागना हल्ली होगा। ठीक है, थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, बट बाकी सब ठीक है। ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है। ठीक है, जिसमें रानी अशोका मेंशन किया गया है, और ये एक लौता, मैंने आपको जैसे बताया, एक लौता स्कल्पचर है जिसमें हमें रानी अशोका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, शाहबाज गरही जो है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में, एक रॉक एडिक्ट है और अशोका से ही रिलेटेड है। सांची स्तूपा बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं कि फेमस है, आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एक वन ऑफ द अर्लीस्ट
बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है। अर्लीस्ट नहीं है, वन ऑफ दी, मतलब बहुत सारे में से एक ये भी है, ठीक है। और किससे रिलेटेड है, किसने बनाया है, अशोका ने इसे बनाया था। सोगौरा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ओके। और कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये प्राकृत में है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। और कहाँ पे देखने को मिलता है ये हमें देखने को मिलता है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्लीज ये याद रखना, जब 2 बार ऑप्शन में आ गया है, तो हो सकता है आगे आने वाले सालों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। क्योंकि हमें 2 ऑप्शन में लगातार ये देखने को मिला है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है कि आगे ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वर्ड लिखा है डाइफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, गॉड मान लेना, ठीक है। तो अब आपके लिए शायद सॉल्व करना आसान होगा। महायान बुद्धिज्म के बारे में हमने बहुत जिसे हम कहते हैं कि डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो देखते हैं अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आपके पास 15 सेकेंड्स है। चलिए, छोटी छोटी स्टेटमेंट सी तो आपने पढ़ ही लिया होगा, है। अब देखिए जरा, महायान बुद्धिज्म में क्या गॉड मान लिया गया था बुद्धा को? बिल्कुल। देखो हुआ क्या था, पहले जो थेरावदा था, ठीक है, और हीनयान है जिससे हीनयान भी निकला, वो सब बुद्धा को टीचर मानते थे, ठीक है। वो आज भी टीचर मानते हैं बुद्धा को। बट जो महायान बुद्धिज्म सेक्ट है, वो बुद्धा को गॉड मानते हैं। तो ये बात एकदम ठीक है। ट्रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वाद, बोधिसत्वाद आपको पता है, वो लोग होते हैं जिन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया है, बट अभी क्या है कि वो अपने एंड स्टेट पे नहीं जा रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को अभी क्या कर रहे हैं, लोगों को एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका कहना ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जब आप एनलाइटनमेंट पहुंचाएंगे तो आपका ये असली कर्म है, ठीक है। तो ये बात भी ठीक है। वो इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, बिल्कुल। तो इधर क्या है कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब थोड़ा सा और महायान बुद्धिज्म के बारे में हम देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। अब देखो जरा, अ, यहाँ पे बुद्धा का नेचर क्या माना गया है, डिवाइन, मतलब गॉड माना गया है ना। उन्हें क्या माना गया, उन्हें गॉड माना गया है। सतवास का यहाँ पे मतलब कि बोधि सत्वास यहाँ पे आए, क्यों आए, क्या उनका काम था, एन एनलाइटेंड बीइंग हु पोस्टपोन देयर ओन निर्वाणा, है ना। निर्वाणा का मतलब क्या है कि अपने एंड स्टेट तक नहीं जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो और लोगों को हेल्प कर रहे हैं एनलाइटन होने में, ठीक है। गोल क्या है, अटेन बुद्धाहुड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेंटिनेट सेंटिनेंट बीइंग्स, मतलब कि सबको एनलाइटन करना है, खुद ही एनलाइटन होके एंड स्टेट पे नहीं जाना, निर्वाणा गेन नहीं करना, बल्कि सबको एनलाइटन करना है, ठीक है। पर हीनयान में आप देखेंगे तो वहां पे वो बोधिसत्वाज आपको वहां नहीं देखने को मिलते, वो अपने एंड स्टेट तक जाते हैं क्योंकि खुद एनलाइटन हो गए हैं, ठीक है। आइडियल वर्शिप ये करते हैं, ऑब्वियसली जब उन्होंने गॉड माने बुद्धा को तो उनकी पूजा भी वो करते हैं। और सूत्रास देखें तो जैसे आपको देखेंगे कि संस्कृत में यहाँ पे आपको कुछ स्क्रिप्चर्स देखने को मिलेंगे, जैसे लोटस सूत्रा हो गया, हार्ट सूत्रा हो गया, ठीक है। अ, अव अवतम सका सूत्रा हो गया, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हुआ था इनका, ओरिजिन हुआ था नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया से, ठीक है। या फिर आप कश्मीर मान लीजिए, कब हुआ था, 1st सेंचुरी, ओके। बट स्प्रेड कहाँ तक हो गया, ये स्प्रेड हुआ मेनली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, एंड जो भी ईस्टर्न आपको एशिया देखने को मिल रहा है वहां पर इसका आपको स्प्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो एम्परर कनिष्का था,
ठीक है, वो सपोर्ट करते थे किसको? महायान बुद्धिज्म को। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ के मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है? आपके पास 15 सेकेंड्स है, स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, सोच लो, समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पे लिखा गया है पहली स्टेटमेंट से नहीं, लास्ट वाली स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। देखो, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर, वो पहले क्या है देखो, विष्टि है क्या? फोर्स्ड लेबर है। क्या है? फोर्स्ड लेबर, मतलब जबरदस्ती किसी से काम करवाया जा रहा है। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट एज अ फोर्स लेबरर। अब एक बात सोचो, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ठीक है, बट इस स्टेटमेंट को हम लैंग्वेज समझ के गलत नहीं कर सकते। ठीक है, बट हाँ, एक दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि यार एल्डेस्ट भी हो सकता है, कोई सन भी हो सकता है, अगर किसी का सन ही ना हो, ठीक है, और अगर उसके घर पे फीमेल ही हो सिर्फ, है ना, गर्ल्स ही हो, तो फिर क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा चलो ठीक है, हमें इसमें डाउट आ सकता है। फिर आप देखो, फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। आप एक बात बताओ, आप किसी से जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, आप उसे वेजेस भी देंगे क्या? ये तो खुद में ही चीज गलत हो गई ना, ये तो खुद में ही चीज गलत हो गई, कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। इट वॉज टोटली एबसेंट इन दी मध्य प्रदेश एंड कथियावर रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब आप देखो, बिल्कुल ये विश्ती लेबर जो है ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे हमें देखने को मिला, गुप्ता एम्पायर। अब आप एक बात सोचो, टोटली एब्सेंट, मैंने आपको क्या बोला? जब भी वो पूरी स्टेटमेंट को किसी ना किसी तरीके से गलत बनाए, आप सोचो कल को कोई उठ सॉरी कल को कोई भी उठ के आ गया और उसने एक भी एविडेंस दिखा दिया कि मध्य प्रदेश या कथियावर रीजन जो है, वहां के एक रीजन में ऐसा होता, वहां के एक एरिया में ऐसा होता था। सोचो अगर 1% भी ऐसा कर रहा है तो ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत होती हैं। क्योंकि आप सोचो कि अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर एक इंसान ने भी वहां का एविडेंस शो कर दिया, कल को एविडेंस आ गया, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी यूपीएससी ऐसे चांसेस नहीं लेता। अगर वो स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना रहा है तो वो स्टेटमेंट गलत ही है। ठीक है, और सही अगर आप नॉलेज से इसे सॉल्व करना चाहे ना, तो सबसे ज्यादा यहीं पे होता था, मैक्सिमम यहीं पे होता था इसे जो मतलब कि गुप्ता एम्पायर में जो लोग इसे एंजॉय कर रहे थे, इस विष्टि को, फोर्स लेबर को, वो यहीं पे एंजॉय कर रहे थे। समझे इस चीज को? इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट एंड अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि ये क्या था, कि ये एक टाइप का टैक्स था जो लोगों को पे ही करना था स्टेट के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली यही स्टेटमेंट है जो सबसे सही है, और वही एकदम सही स्टेटमेंट है। यहां पर जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ लेते तो आपका ये वाला मतलब कि जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाता। ये भी गलत है, एल्डेस्ट सन नहीं था, एनीवन, एनीवन फ्रॉम द फैमिली, एनीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये है कल्याणा मंडप मंडप से रिलेटेड, कल्याण मंडप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता ही चल जाएगा अगर आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा बढ़िया आर्किटेक्चर कहाँ पे बन रहा था। ठीक है,
और इंट्रिकेट आर्किटेक्चर बन रहा था। तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है। आपके पास 10 सेकेंड्स है, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अब देखिए जरा, कल्याण मंडप मंडप जो है उसमें क्या था। देखो, ये एक्चुअल में लार्ज, आप इसकी ना प्लीज मेरे कहने से फोटो देखना। ठीक है, मेरे कहने से इसकी फोटोज देखना, आपको समझ में आएगा। फिर जो मैं लिख रहा हूँ वो और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको लार्ज पिलर्ड हॉल्स हॉल्स विद इंट्रिकेट कार्विंग्स देखने को मिलती थी। ठीक है, और ये जो मतलब ये जो ऐसे समझ लो, ये पिलर्स बने हुए हैं ना, एक पूरा हॉल है बड़ा सा पिलर, उसके अंदर बहुत ही मतलब उम्दा तरीके से ड्राइंग्स करी गई हैं। ड्राइंग्स करी गई हैं, और ये जो ड्राइंग्स है ये क्या शो कर रही है, ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज बता रही है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज डेपिक्ट कर रही है। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। आप प्लीज इसकी फोटोज देखिएगा। तो इसके ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे विरूपक्ष टेम्पल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विट्ठला टेम्पल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हजारा रामा टेम्पल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सब कहाँ पे है, ये सब हम्पी में। हम्पी किसकी कैपिटल थी, विजयनगर एम्पायर की। पहुंच गए आंसर तक। ठीक है, अभी विजयनगर एम्पायर थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया, आगे आने वाले सालों में भी पूछा जा सकता है। फाउंडर कौन थे, हरिहर वन एंड बुक्का राया वन। ठीक है, संगम डायनेस्टी से थे। आपको पता है इसमें 4 डायनेस्टीज हमें पूरे विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो उनमें से संगम डायनेस्टी सबसे पहले आई थी। ओके, तो 1336 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, ये क्यों आया गया, ये क्यों बनाई गई थी, टू प्रोटेक्ट हिंदू ट्रेडिशंस एंड रेजिस्ट दिल्ली सल्तनत, उसके लिए ये डायनेस्टी बनी थी। ठीक है, कैपिटल इनकी क्या थी, विजयनगर। जो मॉडर्न हम्पी जो है ना, आज के टाइम का जो हम्पी है कर्नाटका में, वो इनकी जिसे हम कहते हैं कि कैपिटल हुआ करती थी। अब सबसे पहली डायनेस्टी इनमें कौन सी थी, संगम। संगम के बाद आए सलुवा, फिर आए तुलुवा, फिर आए अराविदु। ठीक है, अराविदु जो थे, इनके टाइम पर हमें एंड देखने को मिला किसका, बैटल ऑफ टालीकोटा हुआ था। बैटल ऑफ कोटा हुआ था। उस टाइम पर हमें एंड देखने को मिला था किसका, पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर का। ये जो तुलुवा डायनेस्टी है, इस टाइम पर ये अपने टॉप पे थी, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, इसमें कुछ रूलर्स भी ऐसे रहे जिनकी वजह से ये टॉप पे रही, उनके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ना। जो कमांडर्स थे उनको नायक बोला जाता था, और जैसे आप इक्तादार्स के टाइम पे देख रहे थे ना, कि इक्ता लैंड, और जिसको लैंड दी जा रही है उन्हें इक्तादार बोला जा रहा है ना। ऐसे ही मुगल के टाइम पे हमें मनसब और मनसबदार देखने को मिल रहा है, जागीर और जागीरदार देखने को मिल रहा है। ठीक है, अ, वैसे ही जो विजयनगर एम्पायर था, उनमें कमांडर्स को नायक बोला जाता था, और उनको जो लैंड दी जाती थी उसे अमारम बोला जाता था। तो प्लीज ये याद रखना, उसे अमारम बोला जाता था, और जो कमांडर्स थे उन्हें नायक बोला जाता था। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, लैंड रेवेन्यू क्या था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, है ना। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस यहाँ का लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। ठीक है, बहुत मिनिमल है। ओके, अब देखो जरा, कल्चर पे आओ इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर।
कि ये संस्कृत को पैटर्नाइज करते थे, तेलुगु को पैटर्नाइज करते थे, कन्नड़ को पैटर्नाइज करते थे, तमिल को पैटर्नाइज करते थे। अब ये जो कृष्ण देव राय है ना, इन्होंने लिखी थी अमुक्ता मलयदा। ये आप प्लीज याद रखना, ये आप प्लीज याद रखना। और भी लिखी थी, बट मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूछा जाएगा, ये पीसीएस में भी पूछा गया था कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी। तेलुगु में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? तेलुगु में लिखी गई थी। तो बिल्कुल यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और जम्बावती कल्याणम संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। तो प्लीज याद रखना, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि अमुक्ता मलयादा और जम्बावती कल्याणम किसने लिखी है, तो भी आपको पता होना चाहिए कृष्णदेव राया ने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे मैं स्टार मार रहा हूँ, ये याद कर लेना। ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में, वो भी याद कर लेना। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, रिवाइव रिवाइवल ऑफ द्रविडियन स्टाइल। ठीक है, कि जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था उसका यहाँ पे रिवाइवल देखने को मिला। ये विरूपक्षा विट्ठला टेम्पल मैंने आपको पीछे बता दिया था। गोपुरम्स यहाँ पे आपको देखने को मिले। गोपुरम्स क्या होते हैं, जो एंट्री में ही आपको बहुत बड़े बड़े ऐसे पिलर नहीं देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई गई है, ड्राइंग्स नहीं बोलूंगा, इंटीग्रेट कार्विंग्स ही बोलूंगा उन्हें। ठीक है। आप प्लीज इसकी फोटोज देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मंडप हमें इस टाइम पे देखने को मिले, याली मोटिव्स, लेपाक्षी मुरल्स देखने को मिले। ठीक है। सोसाइटी कैसी थी ये आप पढ़ सकते हैं, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो सोसाइटी में थी कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स और आर्ट्स में विमेन भी एक्टिव थी। ठीक है। और गंगा देवी का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइन हमें कब देखने को मिला, मैंने बताया लास्ट जो यहाँ पर डायनेस्टी थी अराविदु। ठीक है। उस टाइम पर मैंने यहाँ पे लिखा है भी था ना, ये जो थी अराविदु, इसके टाइम पर हमें एंड देखने को मिला। क्यों? बैटल ऑफ टालीकोटा यहाँ पे हुई थी, मैंने आपको बताया भी था। बैटल ऑफ टालीकोटा यहाँ पे हुई थी। ठीक है। किसके अगेंस्ट थी? डेक्कन सुल्तान्स के अगेंस्ट थी। ठीक है। और उसके बाद हम्पी इनके हाथ से चला गया, और जब हम्पी चला गया तो धीरे धीरे ये इनका रूल भी खत्म हो गया। रीजन क्या था कि एकदम से आपने देखा कि इससे पहले एक डायनेस्टी तुलुवा डायनेस्टी, उस टाइम पर ये अपनी पीक पे थे, बट उसके बाद ये एकदम से कम होते चले गए, इनकी पावर कम होती चली गई, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए थे, वीक रूलर सामने आए थे। यही सेम मुगल्स के साथ हुआ था। ठीक है। तो ऐसा होता है, जब भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए और वीक रूलर आए, जब भी वीक रूलर आता है ना, तभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं अपने आप, है ना। तो इसीलिए यही रीजन होता है मेनली मोस्ट ऑफ द डायनेस्टीज जिसका एंड हमें देखने को मिला। की फिगर्स, फाउंडर्स हमने देखा था हरिहर वन एंड बुक्का वन थे। ठीक है। हरिहर टू ने एक्सपैंड किया था अंपायर को, और जो बहामनीज थे उनसे लड़ाई करी थी। कृष्ण देव राया, इनके टाइम पे हमें पीक देखने को मिला आर्किटेक्चर का भी और पूरे रेनाइन का भी। ठीक है। तुलुवा डायनेस्टी से ये थे जो थर्ड डायनेस्टी थी। इनको गोल्डन एज रूलर भी बोला जाता है। ये आर्ट और मैंने बोला लिटरेचर बहुत ज्यादा इस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा कि फ्लरिश किए थे। ठीक है। और टेम्पल्स इन्होंने बनाए बड़े बड़े। और ये जो अलिया रामा राया था, इनके टाइम पे बैटल ऑफ तालीकोटा हुई और अराविदु डायनेस्टी के ये थे। और इस टाइम पे हमें एंड देखने को मिला किसका? विजयनगर एम्पायर का। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके लिए भी 15 सेकंड देता हूँ, थोड़ा सोच लो, थोड़ा समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अब देखिए जरा। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज अमील। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल, अमील ही था जिसे
इंचार्ज बनाया गया था रेवेन्यू रेवेन्यू कलेक्शन का, ये एक पोस्ट थी। ठीक है, तो ये करेक्ट है। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। अब देखो यार, बिल्कुल एंशंट था पर इंडिजीनियस नहीं था। और मैं वही बोलता हूं, जब भी आपको कोई चीज स्फेयर में छोटी करते जाए हो, जैसे कि पहले बोला ये था और फिर उसे और छोटा कर दिया एक और वर्ड ऐड करके, उन स्टेटमेंट्स में भी झोल होता है। ठीक है, और मेनली ये आपको किस में देखने को मिलेगा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो एंशंट इंस्टीट्यूशन बोलना ठीक था पर इंडिजीनियस नहीं था। इंडिजीनियस क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो इसका जो स्टार्ट हुआ था इक्ता सिस्टम का, क्या है इक्तादारी सिस्टम, अभी बता देता हूँ। इसका स्टार्ट जो हमें देखने को मिला था ये सेंट्रल एशिया में देखने को मिला था। सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशियन, एशिया में इसका हमें ओरिजिन देखने को मिला था। तो ये इंडिजीनियस तो बिल्कुल भी नहीं था, एंशियंट जरूर था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रिनाइन ऑफ खिलजीज के टाइम पे नहीं था, ये आया मुगल्स के टाइम पे, और मुगल्स में भी किसके टाइम पे, अकबर के टाइम पे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ओके, अब ये जो मीर बख्शी था इसका काम क्या था, ये एक्चुअल में हेड ऑफ मुगल आर्मी। ठीक है, दूसरा वर्क क्या था, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ, या फिर ऐसे लिख देता हूं, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सोल्जर्स मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सोल्जर्स, देयर सैलरीज, प्रमोशंस एंड अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका जो भी मीर बख्शी बनेगा उसका काम था। ओके, इक्ता का मतलब, इक्तादार्स का मतलब क्या है, देखो क्या किया जाता था, वही एक बात है, एक बड़ी लैंड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, और एक एक लैंड अलग अलग इक्तादार को दी और वहां से इनको क्या करना था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था। ठीक है, ये काम था किसका, इक्तादार्स का। ठीक है, अब इनको ये रेवेन्यू जो कलेक्ट करना था, ये क्यों इनको दिया जाता था ये रेवेन्यू, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे किसको, रूलर को। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, ये आर्मी मेंटेन कर रहे थे, जब भी जरूरत पड़े ये आर्मी लेके जाते थे। तो डायरेक्ट सैलरी देने के बजाय इनको क्या कर दिया गया, इनको रेवेन्यू राइट्स दे दिए इस पर्टिकुलर लैंड के। तो ये क्या था, ये लैंड डिवीजन करके इनको पकड़ा दिया जाता था एज ए सैलरी, कि यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर दो। रेवेन्यू पावर्स इनके पास होती थी, रेवेन्यू जनरेटिंग पावर्स। आगे बढ़ते हैं, ओनली वन इज करेक्ट। अब देखो जरा इस क्वेश्चन पे, बहुत छोटा क्वेश्चन है तो इस पे टाइम नहीं देता मैं। सेंट निर्मा निम्बार्का जो है, बोला गया है वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। मैंने आपको बार बार ये बोल रहा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये चीज इसने स्टार्ट करी है, ये चीज उससे इन्फ्लुएंस्ड है, ये चीज उसके कंटेम्परेरी है, वो क्वेश्चंस मेनली गलत ही होते हैं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको पता हो ये तो एकदम सही है। ठीक है, तब तो आप करिए जो आपको ठीक लगता है, बट अभी भी इस क्वेश्चन में भी देखिए गलत है। इन ये जो थे मेनली आपको 13th एंड 14th सेंचुरी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये क्या थे, ये वैष्णवाइट थे, मतलब ये विष्णु भगवान की पूजा करते थे, कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, मतलब वैष्णवाइट थे। है ना, एक क्या थे, एक शैवाइट थे जो शिव भगवान की पूजा करते थे। कंटेम्परेरी ऑफ अकबर, अकबर तो आपको पता है 16th सेंचुरी में था।
तो उसके कंटेम्परेरी नहीं थे। ठीक है। सेंट कबीर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीसीएस में भी, बोला गया है वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय, अरे इनसे क्यों होंगे, इनके तो टीचर ही कौन थे, इनके टीचर थे रामानंदा, राम रामानंदा। तो ये उससे क्यों ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होंगे। ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंट कबीर के टीचर कौन थे, ये किसके डिसाइपल थे, ये किससे ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे। तो ये आपको याद रखना है, रामानंदा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और यूपीएससी के भी जो अदर एग्जाम्स है ना सिविल सर्विसेज के अलावा, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एक और चीज इनसे रिलेटेड पूछी जाती है कि ये कौन से टाइप ऑफ भक्ति के फॉलोवर थे। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, फॉलोवर ऑफ निर्गुणा भक्ति। ओके। तो ये भी गलत हो गया, नीदर वन नॉट टू। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, सोच लीजिए, समझ लीजिए, कुछ एक्सट्रीम दिखे तो उसे हटा दीजिए, फिर हम समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबॉलिशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होते हैं, उनकी उनके सिस्टम के एबॉलिशन में गांधी जी का हाथ था, एक इंस्ट्रूमेंटल रोल था। वैसे भी आप एक बात सोचो कि यूपीएससी क्यों ही गांधी जी के बारे में कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखेगा कि ही वॉज नॉट इंस्ट्रूमेंटल इन दिस। ठीक है, रिलेटेड बोलते तो बात अलग है, पर इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला इंसान, तो ऐसी स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत नहीं होती, वो भी महात्मा गांधी जी के बारे में। फिर बोला इन लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑफ द रिक्रूटिंग इंडिया फॉर वर्ल्ड वॉर। ऐसा नहीं था, इन्होंने सपोर्ट किया था, और इनके सपोर्ट करने के पीछे का रीजन क्या था कि ये ट्रस्ट गेन कर पाए। इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू गेन ट्रस्ट in order to gain trust of the empire and to attain, ताकि वो क्या करें, and to attain स्वराज, कि अगर हम उनके उनके सामने अपनी गुडविल दिखाते हैं तो वो भी हमें हेल्प करेंगे हमारे स्वराज पाने में। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे सपोर्ट किया था। माय क्वेश्चन फॉर यू इज नाउ कि क्या वर्ल्ड वॉर टू में सपोर्ट किया था, वर्ल्ड वॉर टू में सपोर्ट किया था गांधी जी ने। माय क्वेश्चन फॉर यू इज दिस। ठीक है, तो ये गलत हो गया। Consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by colonial rulers। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। आपको पता है कि सॉल्ट लॉ 1930 में स्टार्ट हुआ, कहाँ से, साबरमती से, साबरमती से, और कहाँ तक चला ये, साबरमती से एक गांव है डांडी, वहां तक। ठीक है, यहाँ तक ये सॉल्ट मार्च चला, और उसके बाद गांधी जी ने यहाँ जाकर लोगों के साथ मिलकर सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसे इलीगल करार कर दिया गया कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो 1 और 3 इज करेक्ट, बस स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। मेरा क्वेश्चन यही है कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या गांधी जी ने सपोर्ट किया था कि इंडियन आर्मी जो वहां जाकर ब्रिटिशर्स का साथ देंगी, बताइए। अब देखिए जरा, अब उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, देखो यही वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि 50% से कम कट ऑफ जाती है। देयर इज अ रीजन, क्योंकि
आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन थे आप याद रखें। इतनी सारी चीजों के साथ आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए, फिर करंट अफेयर्स भी है साथ ही साथ। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना, अगर आप श्योर हैं तो ही आप उस क्वेश्चन को करिए, नहीं तो आप उसे स्किप कर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास जो आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे तो इस क्वेश्चन में सारी स्टेटमेंट सही है कि प्रेसिडेंट जो थे ऑल इंडिया फेडरेशन के वो तेज बहादुर सप्रू जी थे। फिर उसके बाद केसी नेगोई मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। पीसी जोशी, इस क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं कर सकते थे कि हाँ ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे, पर जनरल सेक्रेटरी थे नहीं थे, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि उस टाइम पर वैसे ही इतना एग्जाम का प्रेशर है और फिर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हर एक पार्टी का आप याद नहीं रख सकते कौन प्रेसिडेंट था कौन जनरल सेक्रेटरी था। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं तो अगर आपको आता है ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर था। बाकी अब कुछ ही घंटे बाद आई होप एंड आई थिंक कि मैं 7 o'clock तक एंशियंट हिस्ट्री की क्लास अपलोड कर दूंगा, और जिस टाइम में अपलोड करूंगा उसी टाइम फिर वो हर दिन अपलोड होगी जब भी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी आज शाम को एंशियंट हिस्ट्री की, और कल होगी फिर से प्रीवियस ईयर पेपर्स की, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।